अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र एशियन ट्रेड टीवी पर और रेड मीडिया सर्कल की ये मुश्तरका पेशकश है। और आज मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा लम्हात को आपके साथ शेयर करना बायस फ़ख्र है। एक तो ये है कि आज यानी कि 201 एपिसोड होने जा रही है वो सफ़र, और जो 2017 में शुरू हुआ था और आज वो 2026 में दाखिल हो चुका हुआ है। और इससे बढ़कर एक बात कि मेरे साथ जो एक आज हम सफ़र है, हमेशा की तरह हम पाकिस्तान के उन स्टार से आपको मिलवाते हैं, उन लोगों से मनवाते हैं आपको जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए यहाँ पर ना सिर्फ बहुत कुछ किया होता बल्कि दुनिया में बहुत बड़ा नाम और मकाम कमाया होता है। और हमेशा की तरह ये भी मेरे अदारे को, इस प्रोग्राम को यानी कि एजाज़ हासिल है, हम ऐसे ऐसे लोगों को आपके पास लेकर आते हैं जिसका मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली और इंटरनेशनली प्रमोट करना है। यकीनन मेरे साथ बने रहिए। आज का सफ़र भी हमेशा की तरह बहुत हसीन होने वाला है, क्योंकि ये ख्वाबों से तबीर तक का सफ़र है जो कि एशियन ट्रेड टीवी पर और RMC यानी कि रेड मीडिया सर्कल की मुश्तरका पेशकश है। और मेरे साथ आज जो गेस्ट है उनका तारुफ अगर मैं करवाना भी चाहूँ तो यकीन मानिएगा थोड़े से अल्फाजों की कमी है मेरे पास, क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जिनकी मैं दिल से कदर करता हूँ। एक ऐसी इंडस्ट्री को एक ऐसे टाइम में उन्होंने आके उस इंडस्ट्री का जब उसमें रिवाइवल हो रहा था उसने उसमें कंट्रीब्यूशन किया, और उनका अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो कोविड हो, कोविड से पहले हो और उसके बाद, और आगे को ये सफ़र कहाँ चल जा रहा है वो सुनेंगे हम आज उन्हीं की ज़बानी। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं तारुफ के साथ साथ उनका नाम लेकर मैं माइक उनकी तरफ लेके जाऊँगा, बाकी चीज़ें उनके साथ होंगी। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माय नाज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर नदीम चीमा साहब। नदीम चीमा साहब का अगर मैं तारीफ़ कराऊँ तो 2017 की अगर बात करें, एक ऐसा शख्स आता है जिसने मुल्क पाकिस्तान की इंडस्ट्री को एकदम से बदल दिया, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई टेक्निक के साथ मौजूदा हालात में रहते हुए। और उसके क्रेडिट्स में बहुत सारी मूवीज़ हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ किया है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में। मैं UK में भी गया, मैं नॉर्थ अमेरिका में भी गया, मैं जहाँ जहाँ भी गया, अगर पाकिस्तान की सकाफत की बात हुई, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कुछ कंट्रीब्यूशन नदीम चीमा का भी है। और यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, यही पाकिस्तान के स्टार्स हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो चलते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ख्वाबों से तबीर का ये सफ़र। जी सर, वेलकम टू माई शो। ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र है और 201 एपिसोड होने जा रही है। और नदीम चीमा बड़ा स्मार्ट था बॉय मैं कहूँगा बल्कि। और ख्वाबों से तबीर के मैं जानना चाहूँगा सर सबसे पहले कि नदीम चीमा है क्या? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन मेरा दिया, आपके इतने खूबसूरत अल्फाजात का बहुत शुक्रिया। आप बड़ी शख्सियात हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा, और आपका प्रोग्राम मैं खुद भी देखता हूँ और बहुत पसंद किया जाता है आपका प्रोग्राम। और जहाँ तक ख्वाबों से ताबीर तक की बात है, तो बस हम भी अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए निकले हुए हैं। एज ए चाइल्ड स्टार से, बचपन से, एक छोटी उम्र से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। और जैसा कि आपने मुझे कहा कि मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो बिगनिंग एज डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था जियो सर उठा के पाकिस्तान पुलिस फोर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने बनाया था। उसमें पुलिस के हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, पुलिस में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो उस फिल्म में मैंने पाकिस्तान पुलिस के मोराल को बुलंद करने के लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चूज़ किया। वो मेरी फिल्म 2017 में रिलीज़ हुई, लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद ये सफ़र रुका नहीं। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता रहा। दरमियान में कोविड का एक सिलसिला हुआ, कोविड का ब्रेक आया, लेकिन उसके बाद मैंने फिल्म दहली गेट बनाई, छत्तीसगढ़ बनाई, दौड़ फिल्म बनाई, हलफ फिल्म बनाई, बाप बनाई। उस पर भी हम आते हैं कब कब रिलीज़ की। लेकिन जो अभी रिसेंटली रिलीज़ होने वाली है 2026 में ईद उल फितर पर, तो वो मेरी फिल्म दहली गेट अब रिलीज़ होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, ये इश्क इतना आसान नहीं था गालिब जो तूने बयां कर दिया अल्फाजों में। नदीम भाई, पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में रहते हुए, पाकिस्तान जैसी कंट्री में रहते हुए, जहाँ पर आपने सब कुछ खुद क्रिएशन करनी हो और जहाँ पर फिनंसिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो ये सब कुछ कैसे हो गया? ये वाकई ये आसान काम नहीं था, जितने आपने इतने थोड़े से स्लैब में इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में आपकी। तो ये कब कब कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ बताइएगा। मेरे बड़े भाई हैं शफकत चीमा साहब, फिल्म आर्टिस्ट, अल्लाह ताला हमारे लेजेंड्स हैं जी, बहुत बड़े, अल्लाह ताला उनको सेहत दे आजकल। आमीन।
1998 से मैं छोटा सा 10 साल का बच्चा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, उनके साथ मैंने ज्वाइन किया, उनकी उंगली पकड़कर स्टूडियो में आया, एज ए चाइल्ड स्टार काम किया। फिर मेरे अंदर एक पैशन था एज डायरेक्टर काम करने का। शफकत चीमा साहब ने जितनी मूवीज़ में काम किया, उन्होंने एक्टिंग की, मैंने डायरेक्टर्स को काम करते देखा। अच्छा, अगर चीमा साहब ने 1000 के करीब मूवीज़ में काम किया है, तो मैंने जितने डायरेक्टर्स ने किया, मैंने सबको ऑब्जर्व किया। ओके, वो आपकी ट्रेनिंग हो रही थी? यस, मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। उसके बाद मुझे एज डायरेक्टर काम करना था, तो मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं मिल सकता था, चूंकि मैं तो शफकत भाई की मैनेजमेंट साथ साथ करता था, डायरेक्टर्स को काम करते देख रहा होता था। इसके लिए फिर मैं यूके चला गया। मैं 2010 में यूके चला गया। वहाँ पे साउथ प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे ईस्ट लंदन में, जी, उनके साथ वहाँ पे कुछ कोलैबोरेशन में कुछ काम किए, उनसे कुछ सीखा। फिर जब 2015 में मैं पाकिस्तान वापस आया, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट मैंने सोचा कि मैं बनाऊं कोई फिल्म एज डायरेक्टर, एज प्रोड्यूसर। तो मैं न्यूज़ देख रहा था, और न्यूज़ में एक हेडलाइन चल रही थी कि पिछले 15 दिनों से 1500 अहलकार छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ, लेकिन एक भी आदमी छोटू गैंग का गिरफ्तार ना हो सका। अलबत्ता पुलिस के 9 अहलकारों को छोटू गैंग ने अगवा कर लिया। अमेजिंग। जब मैंने ये न्यूज़ देखी, मैंने कहा यार ये कौन सा छोटू गैंग है भाई। मैंने उसके बारे में उसको देखा, उसके बारे में तहकीकात की, छोटू गैंग के बारे में। मैंने कहा यार मैं छोटू गैंग पर फिल्म बनाऊंगा। तो मैंने जियो सर उठा के का आइडिया छोटू गैंग से अडॉप्ट किया वहाँ से। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे पुलिस वालों ने अपनी कुर्बानी भी दी हुई थी, अपने फ़र्ज़ की खातर अपनी जान भी कुर्बान की थी। तो पहला जो प्रोजेक्ट था, जियो सर उठा के एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर छोटू गैंग से इंस्पायर होके उस आइडिया से फिर मैंने बनाया। तो सर कैसी एप्रिसिएशन मिली लोगों में आपको उससे? एप्रिसिएशन इस तरह थी कि मोटिवेशन हुई, तो फिर आप? जी सर, उस फिल्म ने मुझे डायरेक्टर रजिस्टर्ड करवा दिया। पाकिस्तान में लोगों ने जब उस फिल्म का ट्रेलर देखा, उस फिल्म को देखा, वो फिल्म मेरी पाकिस्तान के लेजेंड डायरेक्टर सईद नूर साहब के साथ रिलीज़ हुई थी। उनकी फिल्म आई थी चैन आए ना 11 अगस्त 2017 को, और मेरी साथ थी जियो सर उठा के। तो मेरी फिल्म ने एक अच्छा बिजनेस भी किया, और मुझे रजिस्टर्ड डायरेक्टर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बना दिया कि यार ही इज़ ए गुड डायरेक्टर। तो उसके बाद ये सफ़र फिर रुका नहीं, मुश्किलात आगे भी हैं, लेकिन चूँकि इतने पैसे वापस आ गए थे कि अगला स्टेप हम फिर ले सकते थे। अच्छा, आपने भी कहा कि नदीम साहब, आपकी जो बड़े भाई शफकत चीमा साहब, नो डाउट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नेम है दुनिया में। हमने खुद उनको देखा स्क्रीन पर, उनकी वर्सलिटी को, जिस तरह से वो एक्टिंग करते हैं। आपकी तरबियत में कहाँ तक शफकत चीमा नज़र आते हैं, कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शफकत चीमा अगर ना होते, डेफिनेटली वो तो आपने खुद भी कहा है, तो शायद आप भी ना होते। एग्जैक्टली। तो शफकत चीमा कहाँ पर नज़र आते हैं? जो आपने उसको सीखा है, उसको काम में अगर आप जब लेकर आते हैं, तो किस तरह से आप एग्जीक्यूशन दिखाते हैं लोगों को? देखिए मियाँ साहब, मेरी ज़िंदगी का ये जितना सफ़र है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, ये सब वही उन्हीं का दिया हुआ है। यस, अगर शफकत भाई ना होते तो मैं तो कुछ भी ना होता। ये जो कुछ सीखा है, अगर फिल्म इंडस्ट्री को देखा, ऑब्जर्व किया, काम को सीखा, फिर उनकी रहनुमाई थी मेरे साथ। मैं कोई सब्जेक्ट अभी भी बनाता हूँ, कोई कहानी डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं सबसे पहले भाईजान से डिस्कस करता हूँ, उनको स्क्रिप्ट सुनाता हूँ, उनकी रहनुमाई साथ होती है। उन्होंने आपको मना नहीं किया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में यार तुम बाहर छोड़ के जाओ, कोई पढ़ो, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह सारा कुछ? वो खुद मना नहीं हुए इंडस्ट्री में आने से, उनको रोकने वाले बहुत थे, लेकिन इश्क और पैशन जो है वो नहीं रुकता। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम कर सकते हो, तुम करो। उनकी दुआओं से, उनकी बेस्ट विशेस से मैंने इस काम का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब घर से निकलता हूँ, उनके कदमों को छू कर अपने काम की तरफ बढ़ता हूँ, तो अल्लाह कामयाबी देता है। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं ना, और जो आजकल के बच्चे हैं जो शॉर्टकट की तलाश में हमेशा रहते हैं, उनको लगता है कि कामयाबी अचानक से मिल जाती है, जबकि ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसी दौरान में कोविड आ जाता है। नदीम चीमा साहब ने कोविड में भी काम नहीं छोड़ा, जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो आप कोविड में भी वो वाहद, मैं समझता हूँ, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थे जो कुछ ना कुछ कर रहे थे। वो क्या था, थोड़ा सा बताइएगा। कोविड के इन बिटवीन मैंने जब जियो सर उठा के रिलीज़ हो चुकी थी, उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया दरमियान में। फिर मैंने फिल्म कोविड के दौरान दहली गेट और छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। तो हमारे बड़े अच्छे राइटर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के थे, अल्लाह ताला उनको जवारी रहमत में जगह दे, मोहम्मद कमाल पाशा साहब। उन्होंने मेरे ये दोनों प्रोजेक्ट लिखे। जब मैंने दहली गेट का स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लिया, तो मेरे हीरो और प्रोड्यूसर फिल्म दहली गेट के यासर खान, ये कनाडा में होते थे, इन्होंने मेरे साथ फिल्म जियो सर उठा के मैं एज हीरो काम किया था। ये पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा नदीम भाई मैं कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ।
मैंने कहा यार मैंने अपने लिए लिखा है दहली गेट फिल्म, आइडिया सुन लो। जब उनको मैंने आइडिया सुनाया तो उनको आइडिया बहुत पसंद आया। कहते यार नदीम मैं इसको करना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके। हम लोग कराची चले गए, वहाँ जाके इसका बहुत बड़ा एक प्रीमियर किया। वहाँ से जावेद शेख साहब थे, सऊद, मीरा और दीगर स्टार कास्ट, वहाँ जाके ओपनिंग की। उसके बाद 2020 में हमने इसका जब शूटिंग का आगाज़ किया तो फिर लाहौर से, अंदरून लाहौर की ये चूँकि लव स्टोरी कहानी है, दहली गेट द किंगडम ऑफ लव, मोहब्बत की सल्तनत दहली गेट। तो फिर चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए किरदार थे इस फिल्म के, तो फिर जो गेटअप्स और जो लुक दे के मैं जावेद शेख साहब को लेके आया, शमून अब्बासी साहब को स्टाइल दिया, कवी खान साहब, खालिद भट्ट साहब, राशिद महमूद साहब, शफकत चीमा साहब और दीगर बेशुमार लोग थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और अब आप देखिएगा ईद उल फितर पे कि ज़िंदगी के हकीकी रंगों से जुड़ी हुई फिल्म आपको दहली गेट मिलेगी। हर देखने वाले को लगेगा यार मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, इस फिल्म में जो बात हो रही है यार ये मेरी बात हो रही है। अच्छा, अगर रोमांस यानी कि आम इंसान की मूवी है वो, ये कहा जा सकता है। यस, बिल्कुल इस तरह है। अच्छा, तो इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा उसके लिए। अगर ये फिल्म ईद उल फितर पे 2026 में इंशाल्लाह कामयाब भी होती है तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा काम और नहीं, यकीनन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल भी आप जैसे लोगों की वजह से पहले भी हुआ है और अब भी होगा। नदीम भाई, एक्टिंग तो आपके घर से निकली है, यानी आपने वो टाइम भी देखा होगा जब शफकत भाई के पास बहुत सारे डायरेक्टर्स भी आते थे, प्रोड्यूसर्स भी आते थे, एक्टर्स भी आते थे, तो एक दो बात तय होगी, आप उनको देखते देखते डायरेक्टर भी बन गए और उसके बाद प्रोड्यूसर भी, ठीक है। तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि यार मुझे उनकी तरह आगे एक स्टेप पाना चाहिए एज ए एक्टर भी? नहीं, मैंने शायद आप भूल गए हैं कि मैंने इंट्रो के आगाज में ये कहा कि मेरा सफ़र चाइल्ड स्टार से स्टार्ट हुआ। वो तो एक प्रीवियस हो गया ना, उसके बाद में ये जो एज ए डायरेक्टर है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि चूंकि डायरेक्टर की नज़र खाली एक चीज़ शोबे पे नहीं होती, उसने सब कुछ देखना होता है, प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक। तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान होता है, इसलिए एक्टिंग की तरफ ध्यान नहीं था और एक्टिंग बस आर्टिस्टों से ही करवाते हैं। फ्यूचर में देखते हैं हम? नहीं, एक्टिंग की तरफ नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये। अच्छा, अगर प्रीवियस मूवीज़ देखें हम पाकिस्तान की, अभी हमारी मूवीज़ एक टाइम था कि तलू होता था जब सूरज, तो पाकिस्तान में पंजाबी मूवीज़ का एक बहुत बड़ा राज था और बड़े सगीरों पाक हिंद में, ठीक है। मैडम थी, उसके बाद राइस साहब ने हुकूमत की इसमें, उसके बाद बहुत एक लंबा गैप आया। नदीम साहब, आप समझते कि आप जैसे जो माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग आए बाद में इसमें, उनकी वजह से वो जो गैप था उसको फिल कर सकेंगे हम कि नहीं, कि अभी वो वैसे ही चलेगी सारी चीज़ें, आगे चल के थोड़ा सा फिर दोबारा से रिवाइवल आएगा? देखिए, जो एक अरूज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आ चुका है या जो अरूज हमने देखा है वो दोबारा नहीं आ सकता, उस तरह का नहीं दोबारा आ सकता। देखिए, पहले फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियोज़ तक महदूद थी, स्टूडियोज़ में काम हो रहे होते थे और सारे मतलब लाइक अभी जो प्रोडक्शन हाउस हैं हर लोगों के अपने अपने सेपरेट हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस है। अब वो सिनेमाज भी ख़त्म हो गए। जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का अरूज था पूरे पाकिस्तान में सिनेमाज थे, अब चंद एक शहरों के अलावा सिनेमाज नहीं है। जो मास, जो पब्लिक, जो ऑडियंस हमारी फिल्म देखती थी, मासेस, वो तो अब फिल्म देखती नहीं है। अब फिल्म चली गई एलीट क्लास में, अब फिल्म चली गई मल्टीप्लेक्स सिनेमाज में। अब वो जो ऑडियंस है फिल्म देखने वाली, वो देखती है या तो बॉलीवुड की फिल्म को या हॉलीवुड की फिल्म को। तो अब पाकिस्तान की फिल्म को उसके कंपेयर सोचते हैं तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा बजट नहीं है उतना। हमारा बजट 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है मैक्सिमम। और कहाँ हम कंपटीशन करेंगे हॉलीवुड के साथ? अगर ऑडियंस ये सोचे कि हम हॉलीवुड की फिल्म बनाए, बॉलीवुड के जैसा हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। नदीम से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कुछ ऐसा हो। देखिए, ऐसा ही है, लोगों को आगे आना चाहिए। एग्जैक्टली, मैंने इसी बजट में रहते हुए अभी दहली गेट जो आई है, बड़े कंट्रोल बजट में हम लोगों ने फिल्म बनाई है, लेकिन कंटेंट में जान है, कंटेंट में जान है। लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। मैंने बहुत नॉर्मल बजट में 2023 में फिल्म दौड़ बनाई थी, 2024 में हलफ बनाई थी, 2025 में बाप बनाई थी, 2026 में अब ये रिलीज हो जाएगी दहली गेट। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं वो भी बड़े रीजनेबल प्रोजेक्ट में हैं, जैसे बजट में है लव एंड वॉर है, दिल इश्कम है और कुछ और चीज़ें हैं। कैनेडियन कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी पाकिस्तान में मूवीज़ में बना रहा हूँ, पंजाबी मूवीज़। अच्छा, ये वाकई हमारे सुनने और देखने वालों को नहीं पता था इतना कि नदीम चीमा ने वाकई ये काम बहुत ज़्यादा किए हुए, आपके क्रेडिट्स में काम है। अच्छा नदीम साहब, इसमें एक प्रोजेक्ट आपका बाप भी आया था रिसेंटली, जो किसी न किसी हवाले से लोगों में हमेशा डिस्कस भी होता है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा खुद ही बताइए, बाप के मतलब ये स्टोरी क्या थी और फिर थोड़ा सा ये मामला भी थोड़ा सा जिस तरफ गया कंट्रोवर्शियली, लेकिन वो आपकी एडवर्टाइजमेंट भी होगी उसमें देखा जाए प्रोजेक्ट की। नहीं, मैं प्रोजेक्ट को चाह रहा था कि अपनी क्वालिटी की बना पे वो उसको ज़्यादा मिले। मैं कोई ऐसा इस तरह का नहीं चाह रहा था कि कोई नेगेटिव बात की वजह से मेरे प्रोजेक्ट को देखा जाए।
फिल्म बाप जो थी, मैं जब मोहम्मद राना साहब के पास पहुंचा तो मैंने उनको जब सब्जेक्ट सुनाया तो मुझे सब्जेक्ट सुनने के बाद कहने लगे, यार नदीम भाई मुझे कुछ टाइम दे, मैं आपको सोच कर बताऊँगा। बड़ा मुश्किल रोल है मेरे लिए एक बाप का करैक्टर करना। कहने लगे, मैं खुद बेटियों का बाप हूँ और मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ, और जिस तरह का करैक्टर आपने मेरे लिए चूज़ किया है मेरे लिए मुश्किल है, कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मुझे 2 से 3 हफ्ते चाहिए। अब 2-3 हफ्ते गुजर नहीं रहे थे कि मुझे शूट स्टार्ट करनी थी। मैंने 3 हफ्ते के बाद शूट उनको कॉल किया, मैंने कहा मुंबई 3 हफ्ते हो गए, अगर आप बताइए इंटरेस्टेड हैं तो, मोहम्मद राना साहब को हम मोमी भाई बोलते हैं। जी जी। मैंने कहा बताइए कि इंटरेस्टेड है तो मैं काम स्टार्ट करूँ अपना। 3 हफ्ते के बाद मुझे कहने लगे, नदीम भाई आइए मेरे घर पे आइए ज़रा। मैंने कहा ओके मैं आता हूँ। मैं जब मोमी साहब के घर पहुंचा तो अपने घर की सीढ़ियाँ वो नीचे उतर रहे थे और उन्होंने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था एक चादर के साथ, जैसे हम फेस को कवर कर लेते हैं। जी जी। मेरे पास ऐसे ही आके बैठ के जब बैठे हैं तो उसके बाद उन्होंने अपने चेहरे से चादर को हटाया तो नीचे से उनकी रियल दाढ़ी बड़ी हुई थी, वाइट एंड ब्लैक बाल। तो मुझे कहने लगे, नदीम यही वो बाप है जो मुझे आप सुना कर गए थे। अमेजिंग अमेजिंग। मैंने कहा वाह मुंबई कमाल। मैंने कहा आप ग्रेट हैं, मैं आपको भाई बोलता हूँ, भाई नहीं आप बाबा हैं। यस, ओरिजिनलिटी। और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। एक बेटी का बाप, जिस बेटी को अकेला माँ और बाप बन के पालना, और दरिया के किनारे उसकी बस्ती, और मोहम्मद राना साहब एक कश्ती चलाने वाले मल्ला बने हुए हैं फिल्मों में। वो जो एक्शन मार दाड़ वाला मोहम्मद राना साहब वो अपनी जगह पे थे। इस फिल्म में बहुत ही सॉफ्ट किस्म का। तो एक बेटी के साथ एक ऐसी आप बीती होती है कि बेटी को किडनैप किया जाता है, फिर उसके बाप की तलाश, उस बाप की, फिर सेंटीमेंट्स और ड्रामा। खूबसूरत फिल्म थी। लेकिन वो जिस दिन फिल्म रिलीज होनी थी 24 जनवरी 2025 में, 23 जनवरी को मेरा प्रीमियर था। उसमें बस कुछ ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा बैड कम्प्लीमेंट लोगों ने किए कि यार ये बाप को ऐसे नहीं होना चाहिए था। ऑब्वियसली यानी कि बाप, वो भी मशरकी बाप, जिसके ऊपर आपने बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। जी बिल्कुल, इस तरह बच्चों को आइडियलाइज किया होता है बच्चों ने, और वो वाकई वो बाप जो था बस वो बाप के कदम लड़खड़ा रहे थे, पता नहीं क्यों लड़खड़ा रहे थे। आपको पता नहीं था कि आपके डायरेक्टर के साथ, सॉरी आपके एक्टर के साथ ये मामला? नहीं, मुझसे पहले वो एक्चुअली पहुंच चुके थे। क्यू सिनेमा में हमारा प्रीमियर था, मुझसे पहले वो प्रोजेक्ट तो आपका था? प्रोजेक्ट मेरा था, लेकिन पहुंच चुके थे। मैंने उनसे कह रहा था कि मम्मी आप घर जाएं, प्रीमियर हो रहा है। कहने के नहीं है, मैं नदीम अपने प्रीमियर को अटेंड करना चाह रहा हूँ। क्योंकि बहुत जगह पर बाज़गश ऐसी भी सुनी गई कि नदीम साहब सहारा देते हुए लेकर आए। नहीं, सहारा तो मैं उस प्रोजेक्ट को थोड़ी सी पुश करने के लिए। नहीं, मैं उससे पहले उनके कान में ये बात कर रहा था, मोमी भाई आप चलें, वापस चलें। मुझे मोमी साहब कहने लगे, नहीं नदीम, मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं टाइटल रोल कर रहा हूँ इस फिल्म का, मैंने अपने प्रीमियर को अटेंड करना है, मैंने इस प्रीमियर को साथ देखना आपके साथ। तो अदरवाइज़ अगर ऐसी इस पोजीशन का हमें पता होता तो उनकी तबीयत खराबी थी, मैं उनको लेके ना आता प्रीमियर। भाई बहुत बड़ा नेम था वो बाप, उसके पीछे देखा जाए पंजाब में अगर देखा जाए, बल्कि पूरी दुनिया में उसके साथ बड़े लोगों के थे वो वर्ड के साथ। तो उस वर्ड के साथ थोड़ी सी ज्यादती नहीं हो गई? उसको थोड़ा सा डैमेज नहीं हुआ वो वर्ड? या उसको बाद में आपने कोशिश की है कि उसको किसी तरीके से अपने चाहने वालों को, माशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा फॉलोशिप है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, आइंदा भी है इंशाल्लाह ताला, शायद बाप का सेकंड वर्जन भी कोई आ जाए, तो आपने समझा नहीं कि इसको यार किसी तरह से रिपेयर किया जाए, इस जो डैमेज हुआ ये प्रोजेक्ट? देखिए, प्रोजेक्ट तो जब रिलीज़ हो गया उसके बाद उसको क्या रिपेयर किया जा सकता था। एक चीज़ जब निकल गई, तीर चल गया तो उसने तो वापस नहीं आना था। मोमी साहब ने उसके बाद मेरी बातचीत भी हुई, बस क्या हुआ वो भी खुद परेशान थे कि यार मुझे समझ से बाहर है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं, शरारत तो नहीं हुई? कुछ मे बी हो सकता है शरारत हुई हो जब वो प्रीमियर पे पहुंचे। हालांकि मैंने उनके साथ, मैं बहुत बिल्कुल शॉक था क्योंकि इतना ज़्यादा अरेंजमेंट, प्रीमियर, पूरा पाकिस्तान का मीडिया वहाँ पे था, 2 सिनेमाज में उसका प्रीमियर था, क्यू सिनेमा में इतनी बड़ी ऑडियंस वहाँ पे मौजूद थी उस वक्त। ऐसा होना मेरे लिए तो एक दिल को दचका लगने वाली बात थी। बहरकैफ वो वक्त बीत गया। चूँकि अगर मुझे आइडिया होता है कि मोमी साहब ऐसा, हालांकि उनके साथ मैंने फिल्म कंफर्टेबल थे आप, आपके बड़ी दोस्ती, और छत्तीसगढ़ फिल्म उनके साथ कंप्लीट की थी, बाप उनके साथ कंप्लीट की थी पूरी, उसके बाद प्रीमियर हुआ। बहरकैफ मोमी साहब पाकिस्तान के स्टार हैं, मेरे भाई हैं, मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, मेरे मोहसन हैं, तो मैं उनके बगैर फिर भी कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहा। मेरे हर प्रोजेक्ट में मोहम्मद साहब होते हैं। नहीं, वो हैं, वो बड़े हैं, वो खुद लोग बड़े हैं। तो नदीम भाई, आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का? बड़ा मुश्किल है अभी।
बड़ा मुश्किल है। क्या हमें रिवाइवल होना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा मुश्किल है। उसका रीज़न ये हो गया है कि सिनेमास ख़त्म हो गए हैं। जब तक पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में सिंगल स्क्रीन सिनेमा नहीं होंगे, टिकट्स के रेट्स कम नहीं होंगे और जो मिडिल क्लास तबका फिल्म देखता था वो वापस सिनेमा में नहीं आएगा, इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं हो सकता। हर प्रोड्यूसर के पास द लेजेंड ऑफ मौला जट जितना बजट नहीं है। हमारा बड़ा छोटा सा सर्किट है, चंद सिनेमाज हैं, 60 सिनेमाज भी नहीं है जो इस वक्त एक्टिव हैं। ओनली 60 या तो बड़ा मुश्किल है रिवाइवल इस वक्त, मुश्किल नजर आ रहा है। फिल्म हिट भी हो जाए तो पैसे पूरे नहीं होते पाकिस्तान में। नदीम भाई, आप लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर प्रोडक्शन या शेक हैंड क्यों नहीं करते? दुनिया में ऐसे होता है प्राइवेट प्रोडक्शन। आप जब तक बॉलीवुड में हॉलीवुड में भी प्राइवेट प्रोडक्शन के साथ, प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलके प्रोडक्शन की जाती है, इन्वेस्टर्स के साथ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर उस वक्त आते हैं जब इन्वेस्टर्स को भी उम्मीद नज़र आ रही हो कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे क्या वापस आएगा। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक फंडिंग के बारे में एक शुरू कर रहे हैं एक प्रोग्राम कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर जो रेगुलर काम करते हैं और आज का काम कर रहे हैं, आज के सिनेमास को समझते हैं, उनको वो गवर्नमेंट लेवल पे फंडिंग, वो सपोर्ट होगी कि वो प्रोजेक्ट बने। लेकिन वो प्रोजेक्ट बनने के बाद भी जब तक सिनेमाज नहीं होंगे तो कौन देखेगा? मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने 2 अरब रुपया सोच रखा है कि इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए रखा है, तो उसमें 1 अरब के सिनेमाज बनाएं और 1 अरब जो है वो डिवाइड कर दें उन डायरेक्टर्स को जिनको वो समझते हों कि ये डिज़र्व करते हैं, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए अच्छा काम कर सकेंगे, तो फिर है। अदरवाइज उन्हीं मल्टीप्लेक्सेस सिनेमाज में सिनेमाज की इजारादारी है, फिल्म सिनेमा में जाती है, एक शो देखते हैं सिनेमाज वाले की ऑडियंस आई है, अगर आ गई ऑडियंस तो सेकंड शो दे देते हैं, वरना बगैर पूछे फिल्म उतार देते हैं। जब मैंने 2017 में फिल्म इंडस्ट्री को इसको अपने एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम किया इंग्लैंड से वापस आके, तो मैंने सोचा था कि मैं जो इंडस्ट्री का पहला दौर था कि रॉयल पार्क में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस बनते थे, फिल्म बनती थी, रॉयल पार्क में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस होता था प्रोड्यूसर्स का, पूरे सर्किट से लोग आते थे, सिनेमा एग्जीब्यूटर वो फिल्म लेते थे और वो फिल्म की पेमेंट प्रोड्यूसर को टेबल पे रख के जाते थे और फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती थी, जुमेरात को, थर्सडे को फिल्म की रिकवरी हो चुकी थी, चांद रात होती थी। तो मेरे माइंड में ये था कि शायद अभी भी वो पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा होगा। अभी बदकिस्मती ये है, हम प्रोड्यूसर भी एज प्रोड्यूसर फिल्म भी खुद प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, सिनेमास तक पहुंचाते हैं, उसकी पब्लिसिटी भी खुद करते हैं, उसके सिनेमास के लिए शो लेने के लिए मिन्नतें भी कर रहे होते हैं, यार हमें शो दे दीजिएगा। ये तो वाकई काबिल रहम वाली बात, ये काबिल रहम वाली बात है। लावारिस फिल्म इंडस्ट्री और अजारादारी सिनेमास की है। जबकि दुनिया में कल्चरल को प्रमोट करना ही आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। आप अपने हमसाया ममालिक में देख लें, वो अपने उसी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से पूरी दुनिया में अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें वाकई हमारे अरबाब इख्तियार को भी सोचना चाहिए। और जिस तरह से नदीम चीमा साहब जैसे लोग जो कि बैरून मुल्क से वापस आए हैं अपने मुल्क के लिए, इन लोगों को एक स्टेप और आगे लाना चाहिए। जैसे बात हुई फ्यूचर कहाँ देखते हैं और आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है आप उसको कहाँ पर देख रहे हैं? आप समझते हैं कि वो एक पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए, दुनिया के लिए एक बारिश का पहले कतरा साबित होगा? बाप के बाद अगली जो दिल्ली गेट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका बताइएगा। जी इंशाल्लाह मैं बड़ा अपने आप को, अपने फ्यूचर्स को बड़ा ब्राइट देख रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मैंने साइन किया है एज ए डायरेक्टर, कैनेडियन प्रोड्यूसर हैं, वहाँ के सरदार प्रोड्यूसर हैं और पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एज डायरेक्टर मेरा इंतखाब किया उन्होंने। इंटरेस्टिंग। पंजाबी फिल्म है हमारा, उसमें कल्चर होगा, पंजाब होगा, इंडिया के जो हमारे सरदार हैं उनको पाकिस्तान में उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं वो देखने को मिलेंगे। चूँकि कहानी का मौजू भी कुछ इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे करतारपुर और ननकाना साहब और पंजा साहब और सिखों के वो मुक़द्दस मकामात, और ये फिल्म पंजाबी फिल्म होगी। इसी के हवाले से मैंने मीटिंग भी की थी पिछले दिनों शान साहब के साथ भी। अच्छा, शान उसका लीडिंग? हाँ, शान साहब भी उसका हिस्सा होंगे, हमारी कोशिश यही है। उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की पिछले दिनों जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, चूँकि वो लेजेंड हैं, उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जितना स्कोर उनका है किसी और आर्टिस्ट का नहीं है आज के दौर में जो है। जब उनको स्क्रिप्ट सुनाया, मेरे राइटर साथ थे सलीम मुराद और सूरज बाबा, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया, बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने मार्क किए और वो पॉइंट्स को हमने गौर किया। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि शान साहब भी उस फिल्म का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान में और जितनी कराची की बड़ी आर्टिस्ट है, हानिया आमर से डिस्कस कर रहे हैं, दुरेफ शाह है, सलीम उनके साथ है, कराची से और बेशुमार आर्टिस्ट होंगे, बाबर भी होगा, मोमी साहब भी होंगे,
तो बड़ी कास्ट के बहुत साथ बड़ी कास्ट है बड़ी आपके। कास्ट के साथ बड़ा प्रोजेक्ट इसके साथ इंसाफ हो जाएगा सबके कॉस्ट के साथ जितनी जी बड़ी आपने बिल्कुल ले रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है, आइडिया ऐसा है कि जो जो करेक्टर आएगा उसकी अपनी एक मजबूत किरदार के साथ आएगा वो। तो सर ये कब तक एक्सपेक्टेड है आपका ये प्रोजेक्ट, यानी कि करीब करीब अभी जनवरी और फेब में जो है पाकिस्तान लाहौर में, या हमारा जो मौसम है पंजाब का, वो धुंध होती है और जो सर्दी की वजह से हमारे दिन छोटे होते हैं। मार्च में स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह वंस पहले इसको कंप्लीट करेंगे। नितिन साहब, आप समझते हैं आपका कोई प्रोजेक्ट, माशाल्लाह आपके सारे प्रोजेक्ट एक से बढ़ के एक है, लेकिन आप समझते हो किसी के साथ मैंने ये इंसाफ किया है और इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन होनी चाहिए इसकी? देखिए, सारी मूवीज़ ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखते हुए हम बना रहे हैं कि जो फिल्म यहाँ बने वो इंग्लैंड में भी देखी जाए, वो अरब में भी देखी जाए, तमाम इंटरनेशनल मार्केट में देखी जाए। फिल्म तो कोई भी मेरी उठाएंगे, आप कहीं भी रिलीज से बढ़ करें। के एक है। लेकिन बाप के साथ मैं खुद जुड़ा हुआ था, चूंकि मैं बाप हूँ। वो आपकी मुझे लगता है पहचान बन गई अब, वो छोड़ेगे नहीं तो आपको। बाप बहुत मज़े की फिल्म थी, उसको मैं चाहता था कि वो किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाए और मैं कोशिश करूँगा कि उसको पहुँचाऊँ। नहीं, नो डाउट, मैंने खुद उसकी देखी पिक्चराइजेशन वगैरह, उसकी प्री पोस्ट सारी उसकी एडिटिंग वगैरह, माशाल्लाह उसको एक से कंप्लीट मूवी है। सिर्फ उसकी प्रोजेक्शन के लिए और उसकी जो मार्केट है उसके ऊपर काम करना चाहिए आपको मजीद में, जो मैं समझ बिल्कुल आप ठीक है। इस तरह से जो आपके अपकमिंग दूसरे प्रोजेक्ट है उसमें भी इंशाल्लाह करेंगे, आपकी भी रहनुमाई हासिल करेंगे। बाकी प्रोजेक्ट में अभी लव एंड वॉर की शूट चल रही है इन दिनों। लव एंड वॉर में भी मोहम्मद राना साहब लव भी और वॉर भी, लव एंड वॉर यस, एक्शन और लव स्टोरी फिल्म है, उस पे काम हो रहा है। एक मेरी फिल्म है शहरजादे। शहरजादे अंदरून लाहौर के रहने वाले लोग अपने आप को शहरजादे कहलाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो भी अंदरून लाहौर की लव स्टोरी फिल्म है। छत्तीसगढ़ ये भी अपकमिंग है, छत्तीसगढ़ भी आ जाएगी। दिल इश्कम की शूटिंग वो भी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। प्रोजेक्ट तो हैं, डिफरेंट हैं, नए नए आइडियाज़ हैं। और बदकिस्मती यह है कि हमारा बजट बड़ा छोटा होता है, बड़ी महदूद से वसाइल, थोड़े से पैसों के साथ प्रोजेक्ट को जब बना रहे होते हैं मुश्किलात काफ़ी होती हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी ना, जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, सरपरस्ती करेगी, यहाँ पे फिल्म सिटी नहीं है। हमें अपनी फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के लिए या तो बाहर जाना पड़ता है। जब यहाँ करते हैं तो वो क्वालिटी हम नहीं दे सकते जो एक इंटरनेशनल फिल्म की क्वालिटी होती है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, फिल्म स्टूडियोज बनने चाहिए, फिल्म के लिए फंडिंग जारी करनी चाहिए जैसे इंडिया में होती है, तो फिर इंडस्ट्री का रिवाइवल हो सकता है। यहाँ तो एक सनत है ना ये इंडस्ट्री के तौर पर, यहाँ पर इसको एंटरटेनमेंट लिया जाता है, वो भी सही तरह इसको उसके साथ भी इंसाफ नहीं किया जाता। बिल्कुल इस तरह ही है। अच्छा, मेल एक्टर्स में आपने कहा जो लीडिंग में मोहम्मद राना के साथ आपके बड़ा अच्छे ताल्लुकात है और आपके मोस्ट मूवीज़ में वो है, तो फीमेल जो आपकी एक्ट्रेस है मेन लीडिंग रोल करने वाली, वो किसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल है या रही हैं? मैं एक्चुअली मेरे हर प्रोजेक्ट में ना मेरी कोशिश होती है कि देखें, बड़े आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट तो काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं नए आर्टिस्टों को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अच्छा, मेरी पहली फिल्म जियो सर उठा के थी, 4 लड़के नए, अच्छा, 3 हीरोइंस नई, कैमरामैन नया, एडिटर नया, फाइट डायरेक्टर नया, टेक्नीशियंस नए, लेकिन फिर भी अपनी पहचान बनाई। उसके बाद दहली गेट बना रहा हूँ, जहाँ मैंने जावेद शेख साहब को लिया, शमून अब्बासी साहब को लिया, कबीर खान साहब को, खालिद भट्ट, राशिद महमूद, शफकत चीमा साहब को, वहीं पे साथ नया हीरो इंट्रोड्यूस करवाया और 2 नई लड़कियां एज हीरोइन इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें सुजैन फातिमा टेलीविजन की आर्टिस्ट थी और रोमा माइकल मॉडल थी। और रोमा माइकल को एज हीरोइन लिया। बाप के लीड रोल में मोमी साहब थे, साथ हीरोइन नई ली। ठीक है, दूसरी बदकिस्मती ये होगी है कि लाहौर में कोई भी आर्टिस्ट नहीं रहा, अभी तमाम आर्टिस्ट कराची मूव कर चुके हैं क्योंकि वहाँ काम ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, हम जब कराची से आर्टिस्ट करते हैं साइन, तो हमें जाहिर बात है हमारा बजट बढ़ जाता है। हम आर्टिस्ट को बार बार बुलाते हैं, टिकट्स देते हैं, होटलिंग देते हैं, तो वो बजट बढ़ता है। अभी मुश्किलात हैं हमारे लिए, लाहौर में आर्टिस्ट बहुत कम पड़ गए हैं। जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे वो वक्त के साथ उनकी उम्र गुजर गई, एजड हो गए, वो तो नहीं है अभी। लेकिन जो जितना करंट टेलीविज़न का काम है, अच्छे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। मुझे अपनी मूवीज़ के लिए भी, अभी जो फिल्म पंजाबी फिल्म है उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कराची के जो नामवर बड़े चेहरे हैं, लीडिंग रोल हैं, वो मैं अच्छे आर्टिस्टों को लूँ इंशाल्लाह। सर, लास्ट पे मैं समझूंगा कि वही वाली बात, आप भी पाकिस्तान के एम्बेसडर है, जब दुनिया बाहर से आपको देखती है, और आप भी पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए किसी न किसी तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक मद्देनज़र रखते हुए एक और क्वेश्चन है कि वो बचपन के ख्वाब जो देखा करते थे,
उनकी ताबीर मिल गई कि नहीं आपको, कि अभी भी वो सफ़र जारी है? नहीं, मिल रही है। मिल रही है। मेहनत रायगा नहीं जाती। अगर आप पूरी ईमानदारी से दिल से मेहनत करते हैं तो वो मेहनत अल्लाह पर कर्ज हो जाती है, कर्ज हो कि मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता, और मेरी मेहनत रायगा नहीं जा रही। मेरा जो फिल्म का सफ़र था बचपन से लेके अब तक, वो कामयाबियों की तरफ है। बदकिस्मती यह है कि काम खत्म हो गया। अगर चीज़ इंडस्ट्री अलग का है। रिवाइवल होता, इंडस्ट्री मूवीज बन रही होती, तो मैं बहुत काम कर रहा होता। अभी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अब जब कोई प्रोड्यूसर हमारा साथ देता है, हमें उनको बताना पड़ता है कि सर देखिए आप जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारी, चूंकि प्रोड्यूसर सबसे पहले सोचता है कि यार पैसा वापस आएगा, रिटर्न क्या है, रिटर्न क्या? ROI क्या होगा? यस, तो रिटर्न जो है इस वक्त बड़ा मुश्किल हो चुका है, चूंकि सिनेमाज नहीं। सिनेमास नहीं। जिस दिन पाकिस्तान के सर्कट में, पाकिस्तान के छोटे शहरों में वही सिंगल स्क्रीन सिनेमाज दोबारा बनेंगे, फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो जाएगा। रिवाइवल होगा। तो सर ये सफ़र मुझे उम्मीद है कि हमेशा जारी रहेगा, इंशाल्लाह। और हम नदीम चीमा को इंशाल्लाह इसी तरफ बढ़ते हुए देखते रहेंगे। सर कोई अहम मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहे इस प्रोग्राम के हवाले से, और अपने चाहने वालों को, स्पेशली बाहर की दुनिया को? जी व्यूवर्स, मैं चाहूँगा कि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मेरी फिल्म दहली गेट इंशाल्लाह इंटरनेशनल रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, अरब अमारात में। इस फिल्म को देखिएगा, पाकिस्तान के हकीकी कलर्सफुल अंदरून लाहौर की इस कहानी को देखिएगा, ज़िंदगी के साथ, ज़मीन के साथ जुड़े हुए किरदारों को देखिएगा। इस फिल्म को सपोर्ट कीजिएगा। अगर ये फिल्म हिट होती है तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में ये बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, फिल्म प्रोडक्शन की तरफ फिल्म बना रहा हूँ। बीइंग ए पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी प्रोजेक्ट को देखिएगा। ख्वाबों से ताबीर तक, खूबसूरत नाम, और बड़ा मज़ा आता है इस नाम को बोलने में भी। ख्वाबों से ताबीर तक, हर इंसान के ख्वाब होते हैं और उस ताबीर के लिए वो अपनी जदोजहद करता है, कोशिश करता है। मियाँ शाहिद साहब इसके होस्ट हैं इस प्रोग्राम के, इसको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके। तो जुड़े रहिए ख्वाबों से ताबीर तक के साथ। रेड मीडिया सर्कल एंटरटेनमेंट चैनल है और पूरी दुनिया में देखा जाता है, लोग पसंद करते हैं। ख्वाबों से ताबीर तक का ये मेरा इंटरव्यू, ये मेरा पॉडकास्ट रेड मीडिया सर्कल के तवसत से आप तक पहुंच रहा है। रेड मीडिया सर्कल को, चैनल को फॉलो कीजिए और देखते रहिए प्लीज़। जी नाज़रीन, आपने देखा ख्वाबों से ताबीर तक का ये सफ़र, और मेरे मेहमान जो कि आज हमारे साथ थे। यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, और हमेशा की तरह हमें आपकी मुस्बत फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए है, ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए है। मेरा पूरी दुनिया में जाना, लोगों को आप तक लेकर आना, मकसद वही है कि पाकिस्तान वैसा नहीं है जो आपको दिखता है, और मेरा मैसेज भी वही है कि ये मुल्क है तो हम हैं, हमसे ये सब कुछ है, खुशियाँ हैं। तो देखते रहिएगा, ये सफ़र जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम में मेरे साथ कोई और मेहमान होगा, और यकीनन वो सफ़र में एक नई कहानी आपके सामने लेकर आऊँगा। इसके साथ शाहिद मियाँ को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।